तो ऐसे को नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक अपडेट। रोज की तरह समय जब बदलता है तो आदमी जो जो काम किया हो, अब कायदे से कहा जाए किया हो ना किया हो, कोई खास मैटर नहीं करता। उसके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ ऐसे टूटते हैं कि शायद वो पूरी जिंदगी फिर समझ नहीं पाता। इमरान खान जब चुनाव लड़ने के लिए आए थे मैदान में तो उस टाइम एक गाना चला था कि रोक सको तो रोक लो तब्दीली आई रहे, यानी पूरी दुनिया में एक परिवर्तन आएगा, पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। इमरान खान ने यह भी कोशिश की थी कि पाकिस्तान के संबंध भारत से अच्छे हो जाए, क्योंकि वो खिलाड़ी आदमी थे, ज़्यादा छल प्रपंच और राजनीतिक षड्यंत्रों में पड़ना नहीं चाहते थे। शायद वो पाकिस्तान का डेवलपमेंट चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान की आवाम वैसी है कि अच्छी चीज़ें उनको बर्दाश्त होती नहीं है। धीरे धीरे इमरान खान का भी समय पलटा, अचानक से उनकी सरकार गिराई गई। उसके बाद मुकदमों के सिलसिले उनके ऊपर जारी हुए, अलग अलग मामलों में उनके ऊपर केस लादते चले गए लोग और फिर उनको जेल में डाल दिया गया। जेल में डालने के बाद इमरान खान को इतना प्रताड़ित किया गया कि उनकी जो बहन है जब उनसे मिलने जाती हैं तो सोचिए एक प्रधानमंत्री की बहन के ऊपर पानी फेंकना, केमिकल फेंकना। अडियाला जेल के आगे लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया तो लाठीचार्ज करना और साथ ही ओपन फायर करना, 2-2 महीनों तक किसी परिवार के सदस्य को मिलने न दिए जाना। इमरान खान की उम्र हो चुकी है, अब दवाओं की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उनको दवाएं भी मुयस्सर नहीं हुई। इसी बीच एक बड़ी अपडेट आई है कि इमरान खान को एक केस में, जिसको तोशाखाना 2, चूँकि एक केस और है तोशाखाना फर्स्ट, उस पर अभी स्टे आया है, लेकिन तोशाखाना 2 केस में 17 साल की सज़ा सुना दी गई। अब ये केस ऐसा है कि उनके ऊपर आरोप लगा है कि जब वो प्रधानमंत्री थे तो उस प्रधानमंत्री पीरियड के दौरान उन्होंने अलग अलग जगहों से रिश्वत ली, खासकर सऊदी अरब से कई सारे महंगे सेट, डायमंड के, हीरे के और अलग अलग और जो कीमती रत्न होते हैं उनके। उनकी जो पत्नी है बुशरा बीबी, उन्होंने भी बढ़ चढ़ के रिश्वत ली। अब इसी मामले में इनके ऊपर मुकदमा चला, इनको कोर्ट तक में पेश होने नहीं दिया गया और फिर अचानक से इनको 17 साल की सज़ा सुना दी गई। अब ये सज़ा जब सुनाई गई, इसी के जस्ट बाद लोगों में बवाल मचा और इमरान खान ने इसी बीच एक फरमान जारी किया अपने लोगों के लिए और कहा कि अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है और अब आप लोग सड़कों पे आए। अब सड़कों पे आने के बाद जैसे इमरान खान ने की तो पाकिस्तान की जो सरकार है और ख़ासकर आसिम मुनीर जो है वो एकदम सकपकाए हुए हैं। चूँकि आप पूरी दुनिया से तो लड़ सकते हैं, लेकिन आप अपनी आवाम से कभी नहीं लड़ सकते। और इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल हाई अलर्ट पे है। पाकिस्तान के लोग एकदम गुस्साए हुए, खासकर जो पीटीआई के लोग हैं, यानी जो इनकी पार्टी है, उनके लोग हज़ारों लाखों की तादाद में जो समर्थक है वो। और किसी भी वक्त पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, मे भी सत्ता परिवर्तन हो जाए, मे भी कुछ और हो जाए। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर पाकिस्तान के लिए एक बुरे सदमे से कम नहीं होगा, क्योंकि पहली बार गृह युद्ध जैसी स्थिति पाकिस्तान में बन रही है। अब अगर गृह युद्ध हुआ तो फिर क्या होगा और भारत क्या इसमें कोई फ़ायदा ले सकता है, एक सोचने लायक बात होगी। लेकिन पाकिस्तान के हाल इस समय बड़े बुरे हैं, खासकर राजनीतिक तौर पे तो बिल्कुल। तो एक अपडेट थी, मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए। अब आज की कहानी की बात करते हैं। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी को आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आज आपको कई सारी चीज़ें नज़र आएंगी। एक शख्स जिसने कत्ल किया, कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस वालों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, उसके बाद भी कातिल को पकड़ा लेकिन फिर छोड़ दिया। फिर जब शक की सुई आगे बढ़ी तो फिर से पूछताछ की। भाई कातिल हो सकता है, माँ कातिल हो सकती, पिता कातिल हो सकता है, पति कातिल हो सकता है। यानी इस कहानी को लास्ट तक आप सुने, आपको क्लाइमेक्स इतने मिलेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश का एक बड़ा मशहूर शहर भोपाल, और इसी भोपाल में एक इलाका लगता है कोलार इलाका, और इसी कोलार इलाके में एक कॉलोनी है राजहंस कॉलोनी। और मैं बात कर रहा हूँ साल 2021 की, आज से ठीक 4 साल पहले की। इसी राजहंस कॉलोनी में एक लड़की रहा करती थी। अब लड़की का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि किसी मामले में किसी और को घसीटना सही नहीं है। 15 अक्टूबर की बात है, जब दीपावली, दुर्गा पूजा और इन तमाम चीज़ों की तैयारी होती है और दशहरा लगता है। 15 अक्टूबर साल 2021 इसी लड़की के पास उसकी एक सहेली आती है जिसका नाम था नैना उर्फ शिखा पासवान।
नैना आती है, आने के बाद अपने फ्रेंड से मिलती है, मिलने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। और जब से मोबाइल फ़ोन का ज़माना हुआ है तो थोड़ी देर तक आदमी बातचीत करता है, फिर अगल बगल बैठ के रील्स देखता है। इसी दौरान शिखा के फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है। अब शिखा के फ़ोन पे नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद शिखा थोड़ा सा हंसती है, उसके बाद फिर एक फ़ोन करती है और रात के लगभग 9:30 बजे की बात है। फ़ोन करती है, फिर सामने वाला फ़ोन उठाता है, फिर बातचीत होती है। लगभग 3 मिनट ये फ़ोन चलता है। 3 मिनट तक बातचीत होते, उसके बाद शिखा वहाँ से उठती है और जाने लगती है। अब शिखा जाने लगी, सहेली ने पूछा इतनी रात में कहाँ? उसने कहा कि कोई बुला रहा है। सहेली ने कहा कि इतनी रात में बुला रहा है और तुम क्यों जाओगी? बात करनी है फ़ोन पे कर लो या फिर कल दिन में कहीं मिल लेना। इसने कहा नहीं यार, तमाम चीज़ें अब सही हो रही है तो मैं ऐसा नहीं कर सकती कि उस आदमी को बोल दूं कि कल सुबह आऊँगी। अब ये बात वो सहेली सुनती है, सुनने के बाद मना करती, कहती कि मत जाओ यार, रात है और ठंडी भी आ चुकी है और जाओगी पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो। इसने कहा पागल हो, इतना क्या टेंशन लेती, उसको जानती नहीं हो क्या? ऐसा नहीं हो। इतना बोलने के बाद शिखा चुपचाप निकल गई। सहेली भी अपना खा पी के सो गई। रात के लगभग 12 बजे के आसपास शिखा और नैना की माँ जो माया है, उनका फ़ोन आता है सहेली के पास। फ़ोन करके माया पूछती हैं कि बेटा क्या नैना तुम्हारे पास है? इसके बाद वो लड़की कहती है कि नहीं, वो तो निकल गई। उसके बाद उसने कहा ठीक कोई बात नहीं, उसने फ़ोन रख दिया। सुबह हो गई। सुबह होने के बाद जो शिखा की माँ थी वो अपनी बेटी को लगातार फ़ोन करती है, फ़ोन लगा नहीं। माँ परेशान, पिता को भी उसने बताया कि शिखा का फ़ोन लग नहीं रहा। उसके बाद दोनों माता पिता खोजने में जुट गए। रात हो गई, फिर कुछ अता पता चला नहीं। इतनी देर में तमाम दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से माँ और पिता दोनों मिलकर पूछ रहे हैं। मन में एक डाउट था, चूँकि लड़की घर से बता के निकली थी कि मैं दर्शन करने जा रही हूँ और दशहरे का मेला देखूंगी, तो मन में यही था कि शायद किसी के यहाँ रुक गई होगी और उसका फ़ोन खो गया होगा या फिर स्विच ऑफ, और एक नाराज़गी भी कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुमने बताया क्यों नहीं। माँ बाप बेचारे बदहवास अपनी बच्ची को खोज रहे हैं, कुछ अता पता चल नहीं रहा। करते कराते एक दिन बीत गया और अगला दिन आ गया। अब एक दिन जब बीत गया और माँ बाप खोज खोज के थक गए, तब उन्होंने एक काम किया और सबसे पहले ये लोग पहुंच गए पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाई और कहा कि साहब मेरी जो बच्ची है परसों रात से गायब है और उसका कुछ अता पता चल नहीं रहा। ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो उन्होंने भी इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया। तमाम चीज़ें पूछी और पूछने के बाद जांच पड़ताल शुरू की। सबसे पहले लड़की के फ़ोन पे फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ ही था। नंबर को सर्विलांस पे लगाना इतना आसान होता नहीं कि हर 1 घंटे पे आप लगा दें, एक प्रोसेस होता है। बहरहाल पुलिस वाले खोज रहे हैं अपने तरीके से, जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन कुछ अता पता चल नहीं रहा। धीरे धीरे एक दिन और बीत गया। इधर माँ बाप का रो रो के बुरा हाल, तमाम लोग थाने के चक्कर लगा रहे कि साहब खोज दो, बहुत मुसीबत में हम लोग, बच्ची गायब है, कुछ पता चल नहीं रहा। बहरहाल पुलिस वाले जांच पड़ताल कर ही रहे थे। इसी दौरान पुलिस वालों को एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला शख्स बताता है कि साहब हाईवे के पास एक संदिग्ध वाहन मिला है और ताजुब की बात यह है कि ये वाहन सुनसान जगह पे है और इसमें आग लगी हुई है। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो इस केस को छोड़ के उस वाहन के पीछे पड़ गए। वहाँ पे पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद देखते हैं कि एक स्कूटी एक्टिवा धूं धूं करके जल रही है और लगभग इतनी देर से जल रही है कि उसमें केवल कंकाल कह दे अगर गाड़ी का तो वही बचा है, बाकी कुछ बचा नहीं है। अब एक गाड़ी एक सुनसान जगह पे अचानक से कैसे जल सकती है? और उससे बड़ा सवाल कि आखिर ये गाड़ी किसकी है? लिहाजा पुलिस वाले ने गाड़ी को अपने कस्टडी में लिया, उसको बुझाया और गाड़ी के चेचिस नंबर से उसके मालिक के बारे में पता करना शुरू किया। चेचिस नंबर से आरटीओ ऑफिस में जाके गाड़ी के मालिक का पता चला। उसके बाद पुलिस वालों ने गाड़ी के मालिक को फ़ोन किया। फ़ोन उठाने वाला शख्स कांपती हुई आवाज़ में हेलो बोलता है। जैसे ही पुलिस वाले पूछते हैं कि आप कौन हैं,
वो आदमी अपना नाम बताता है और जैसे ही पुलिस वाले नाम सुनते हैं, सुनने के बाद सन्न रह जाते हैं, क्योंकि ये नाम किसी और का नहीं, इसी शिखा के पिता का था और ये गाड़ी किसी और की नहीं, शिखा के पिता की थी। इसके बाद पुलिस वाले इस गाड़ी के बारे में जब पूछते हैं तब पिता बताता है कि गाड़ी भले ही मेरे नाम पे है लेकिन इसको मेरी बेटी चलाती थी और उस रात में भी इस गाड़ी को लेके ही निकली थी, यानी उसी स्कूटी से। अब एक तरफ बच्ची गायब, दूसरी तरफ स्कूटी का यूं धूं धूं करके जलना। पुलिस वालों का माथा ठनक गया कि भाई ये मामला क्या है। अब पुलिस वालों ने इस मामले को और गंभीरता से लिया और पूरे आसपास के थानों में, आसपास के इलाकों में इत्तला कर दिए कि एक लड़की गायब है, उसकी स्कूटी जला दी गई है और किसी के पास कोई लड़की दिखे या फिर कोई डेड बॉडी मिले तो इत्तला जरूर करें। पुलिस वाले इतना करके शांति से बैठ जाते हैं इस उम्मीद में कि शायद कोई रिस्पॉन्स आएगा और इसी बीच पुलिस वालों के पास एक फोन आता है। फोन बुधनी थाने से आया था। फोन करने वाला शख्स खुद भी एक पुलिस वाला था और बुधनी थाने का एक इंस्पेक्टर था। फोन करके उसने बताया कि यहां पे एक डेड बॉडी मिली है और इस डेड बॉडी की कहानी भी उसने बड़ी अजीब बताई। दरअसल एक दिन पहले की बात है, कुछ ग्रामीण जंगल के इलाकों में जब घूम रहे थे तो घूमने के दौरान उन्होंने नोटिस किया कि कुछ ऐसी चीजें जिस पे जानवर बहुत भूख रहे हैं। उसके बाद ये ग्रामीण उस जगह पे जाते हैं। जाने के बाद देखते हैं कि एक युवती की लाश पड़ी है। लाश पे कोई कपड़ा नहीं है, पूरा शरीर एकदम नग्न है, साथ ही शरीर पे जगह जगह चोट के निशान और किसी ने पत्थरों से इस चेहरे को इस कदर कुचला है कि शिनाख्त ही नहीं हो सकती थी। अब बुधनी की पुलिस ने जब इस चीज को देखा तो देखने के बाद उनके जहन में ये ख्याल आया कि शायद किसी ने इस लड़की के साथ गलत काम किया और गलत काम करने के बाद उसको मार के फेंक दिया। लिहाजा पुलिस वालों ने उस लड़की की बॉडी को अपने कब्जे में लिया। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करवाया। जब पोस्टमार्टम करवाया तो पता चला कि रेप वेप तो हुआ नहीं है। अब एक लड़की जिसके जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं है, उसके साथ रेप नहीं हुआ है, तो आखिर उसको कोई क्यों मारेगा? और दूसरा बड़ा सवाल कि आखिर डेड बॉडी है किसकी? बुधनी पुलिस वालों ने जांच पड़ताल करनी शुरू की। आसपास के इलाकों में पता किया तो कुछ खास पता चला नहीं। उस क्राइम सीन पे सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से वहां कुछ ऐसा मिला नहीं। धीरे धीरे पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, कुछ हाथ से हो नहीं रहा, हाथ लग नहीं रहा। लिहाजा बुधनी पुलिस वालों ने भी आसपास के इलाकों में इत्तला किया और जब इत्तला किया तो इसी भोपाल के थाने में ये फोन आया और आने के बाद ये तमाम चीजें पता चली। अब भोपाल की पुलिस जब ये बात सुनती है तो नैना के पिता को अपने साथ लेके उस डेड बॉडी की शिनाख्त करवाने लेके जाती है। अब शिनाख्त करवाने के लिए जब लेके गई तो बॉडी से तो शिनाख्त पॉसिबल था नहीं, लेकिन हाथ में एक धागा और उंगली में एक ऐसी अंगूठी थी जिसको देखने के बाद नैना के फादर बेचारे फूट फूट के रोने लगे और रोते हुए उन्होंने कहा कि ये तो मेरी बच्ची की लाश है। इतना कहना था कि पुलिस वालों का माथा घूम गया। एक लड़की जो राजहंस कॉलोनी से निकली, वहां से 45 किलोमीटर दूर उसकी डेड बॉडी मिली, 20 किलोमीटर दूर दूसरे इलाके में उसकी स्कूटी जलती हुई मिली। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है? अब पुलिस वालों ने जांच पड़ताल और इंटेंस तरीके से शुरू की। कॉल डिटेल खंगाली, सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया और ये तमाम चीजें जब खंगालनी शुरू की तब एक सीसीटीवी कैमरे में एक लड़का इस लड़की के साथ जाता हुआ दिखाई देता है। अब जैसे ही ये चीज पुलिस वाले देखते हैं, पुलिस वालों की आंखें चमक गई। उन्होंने उस लड़की के फादर को बुलाया और बुलाने के बाद पूछा कि क्या आप इस लड़की को जानते हैं? जैसे ही पिता उस लड़के की तस्वीर को देखता है, फौरन कहता है कि अरे ये तो मेरा दामाद रजत है। उसके बाद पुलिस वाले रजत के पास जाते हैं, उसको अपने साथ लाते हैं और लाने के बाद पूछताछ शुरू करते हैं। जब पूछताछ शुरू हुई तो जितने भी सवाल पुलिस वालों ने पूछे वो तमाम सवाल इस तरह से रजत जवाब दे रहा था कि पुलिस वालों को कोई संदिग्ध चीज मिली ही नहीं। और जब संदिग्ध चीज मिली ही नहीं तो फिर रजत को छोड़ दिया गया। उल्टा रजत भी रो रहा था
अब पुलिस वाले फिर जांच पड़ताल कर रहे हैं, कहीं से कोई चीज मिल ही नहीं रही, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा। इसी दौरान पुलिस वालों ने कहा कि यार ये ऐसे ही ये केस नहीं सुलझेगा, एक काम करते हैं, इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। उसके बाद पुलिस वालों ने सबसे पहले उस लड़की की आखिरी लोकेशन निकाली कि वो कहाँ गई थी, क्या हुआ था, किससे मिली थी। कॉल डिटेल की इधर लिस्ट निकाली ही जा रही थी। तब जब जांच पड़ताल पुलिस वालों ने इस एंगल पे की तो पता चला कि वो अपने फ्रेंड के पास रुकी थी। उसके बाद पुलिस वालों ने फ्रेंड से पूछताछ शुरू की। जब फ्रेंड से पूछताछ की तब फ्रेंड ने बताया कि हाँ, रजत का फोन तो आया था, कॉल डिटेल में भी रजत का फोन मिला, इधर सीसीटीवी कैमरे में भी। अब पुलिस वालों को लगा कि हो ना हो रजत कुछ जानता है, भले ही वो छुपा रहा हो। इसके बाद पुलिस वालों ने रजत से तबीयत से पूछताछ की, और जब रजत से तबीयत से पूछताछ हुई तब रजत ने अपना मुंह खोला, और खोलने के बाद एक ऐसी कहानी बताई जिस कहानी को सुनने के बाद आज आप शौक में चले जाएंगे। इस कहानी की शुरुआत इसी साल 2021 में फरवरी महीने से होती है। शिखा देखने में बेहद खूबसूरत, काम को लेके बड़ी पैशनेट, अपने नानी के घर रह के अक्सर ये ब्यूटी पार्लर जाया करती थी सीखने के लिए। इसी दौरान इसकी मुलाकात वहां पे रजत से हुई। रजत से इसकी बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद दोनों थोड़ा सा क्लोज हो गए, उसके बाद इंटीमेसी हो गई, फिजिकल रिलेशन, और इसी चीज का रजत ने वीडियो बना लिया। वीडियो बनाने के बाद रजत से इस लड़की ने कहा कि वीडियो डिलीट कर दो। उस पर रजत ने कहा कि काम करो, तुम मुझसे शादी कर लो। अब ये चीज जब लड़की सुनती है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है कि चलो किसी ने वीडियो बनाया और ब्लैकमेलिंग कर रहा है तो कम से कम शादी के लिए, इसका मतलब ये मुझे बड़ा प्यार करता है। लड़की ने अपने माँ बाप को ये बात बताई और कहा कि पापा वैसे तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, और दूसरी अच्छी बात आप सोचिए कि जो रजत है वो कम से कम शादी के लिए ब्लैकमेल कर रहा है, किसी और चीज के लिए नहीं। पिता को भी ठीक लगी बात। रजत उस टाइम बीजेपी में एक मेंबर भी था, ठीक ठाक पैसे वैसे भी कमा रहा था। इस वजह से माता पिता भी एग्री कर जाते हैं और मार्च महीने में रजत की और शिखा की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दोनों अपने अपने घर आते हैं, ससुराल। उसके बाद फिर शादीशुदा जिंदगी बढ़िया चलती है, तमाम चीजें बिल्कुल ठीक चल रही थी। लेकिन इसी दौरान रजत एक बात पे झगड़ा करने लगता है। दरअसल शिखा का मन था कि मैं भी बाहर जाऊं, मैं भी पैसे कमाऊं, और रजत चाहता था कि हमेशा घर में रहे, चूंकि बाहर जाएगी तो कोई और लड़का उसको अपने प्यार के जाल में फंसाएगा और फिर ये चीट करेगी। जब शिखा ने जिद किया कि नहीं मैं तो बाहर जाऊंगी, तो रजत को लगा कि शायद बाहर इसका कोई अफेयर। इसी बात को लेके दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। जब लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ तो शिखा अपने पति को छोड़ती है रजत को और अपने घर आ जाती है और तलाक के लिए अप्लाई कर देती है। अब तलाक के लिए इसने अप्लाई जब कर दिया तो भरण पोषण यानी जो एलिमनी और मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं वो भी अप्लाई कर दिया कि भाई मुझे इतने पैसे दो। अब रजत को ये बात बड़ी नागवार गुजरी। उसने सोच लिया कि अब तो कुछ करना है। इसके बाद 15 अक्टूबर को ये फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद अपनी पत्नी यानी जो शिखा वासवान थी उनसे कहता है कि आओ यार बात करते हैं, और अगर सारी चीज़ें सही हो जाएं तो फिर तलाक उलाक की नौबत नहीं आएगी। अब भले ही रजत कितना भी बुरा था लेकिन था तो शिखा का पति ही, और हर औरत चाहती है कि मेरा घर बच जाए, आखिरी कोशिश हर आदमी करता है। इसके बाद जब फ़ोन आता है तो ये निकलती है। निकलने के बाद रजत कहता है कि स्कूटी से आना, ये स्कूटी से निकलती है। दोनों मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं। मुंह में रजत ने मास्क लगा रखा था ताकि कहीं पता ना चले। उसके बाद दोनों लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं। इसी दौरान रजत ने कहा कि किसी सुनसान जगह पे स्कूटी रोकूंगा, मुझे वॉशरूम करना है। घूमते घूमते ये उसी बुधनी इलाके में पहुंचते हैं। वहाँ पे उस जंगल में जाते हैं। रजत पूछता है कि क्या तुम मुकदमा वापस लोगी? इसने कहा यार शादी करो तब तो ठीक है, बाकी मैं मुकदमा क्यों वापस लूँ? और क्या तुम इतना नौटंकी इस मुकदमे के लिए कर रहे थे, हमदर्दी का नाटक? यही बात रजत को बुरी लगी। उसके बाद रजत ने नाराजगी में फौरन एक खंजर निकाला और उठा के शिखा के पेट में इतनी तेजी के साथ मारा कि पहला ही खंजर पूरे पेट को आर पार कर गया। शिखा दर्द से तड़पती हुई गिर गई। उसके बाद रजत ने घूसों से, लातों से, पत्थरों से पीटना शुरू किया। मासूम लड़की थी, 4-6 मिनट में बेहोश हो गई।
उसके बाद रजत ने चाकू से ताबड़तोड़ वार किया कि आज इसको जिंदा नहीं छोड़ना है। इसके बाद जब वो लगभग मर गई तब रजत को एक डर था कि कहीं इसकी पहचान हो गई तब तो पूरी कहानी खुल जाएगी। तो एक काम करता हूँ, इसकी पहचान ही मिटा देता हूँ। उसके बाद चाकू की मदद से उसने उसके तमाम कपड़े काटे, फाड़े, उतारे और चेहरे को पत्थर से बुरी तरीके से कुचल दिया। कपड़ों को कहीं दूर ले जाके उसे स्कूटी पे रख के जला दिया। स्कूटी से पेट्रोल निकाला, पूरे कपड़े पे और स्कूटी पे छिड़का और जला दिया और वहां से पैदल पैदल होते हुए अपने घर पहुंच गया। इतना सब करने के बावजूद भी रजत को यह बात अच्छे से पता थी कि पुलिस आएगी, आने के बाद पूछताछ करेगी। तो तमाम सवालों के जवाब रजत ने तैयार कर रखा था कि पुलिस अगर ये पूछेगी तो मैं ये बोल दूंगा, ये कहेगी पुलिस तो मैं ऐसा जवाब दूंगा। इसी वजह से जब पहली बार पूछताछ हुई तब उस पूछताछ में पुलिस कुछ पकड़ ही नहीं पाई। लेकिन दोबारा फ्रेंड का वो बयान, साथ ही सीसीटीवी कैमरा, कॉल डिटेल, ये तमाम चीज़ें धीरे धीरे जब पता चलती हैं और क्लियर होता है कि रजत का योगदान है और पुलिस ने जब अपना तरीका अपनाया तब जाके ये कंफर्म हुआ कि रजत ने ही कत्ल किया है और ये पूरी कहानी पता चली। आज इस कहानी के 4 साल गुजर चुके हैं। रजत के ऊपर मुकदमा चल रहा है। क्या कार्रवाई होगी क्या नहीं ये तो ऊपर वाला ही जाने। लेकिन आप सोच के देखिए कि एक आदमी इतना इंटेंस क्राइम कर सकता है। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसी कहानी अगर आप सुनने के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।